2025 की गर्मियों में दुनिया ने देखा कि इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बहुत बढ़ गई है। ईरान का यूरेनियम एनरिचमेंट हथियार ग्रेड के करीब पहुंच गया था, जिससे इजराइल और ग्लोबल कम्युनिटी अलार्म में आ गए। इजरायली नेताओं ने एक न्यूक्लियर ईरान को एग्जिस्टेंशियल थ्रेट माना, क्योंकि सालों की डिप्लोमेसी तेहरान की प्रोग्रेस को रोक नहीं पाई थी। यूएस और यूरोप ने रिस्ट्रेंट की अपील की, उन्हें रीजनल वॉर का डर था, लेकिन इजराइल को लगा कि उन्हें एक्ट करना ही पड़ेगा। जैसे ही डिप्लोमेटिक ऑप्शंस खत्म हो गए, इजराइल की मिलिट्री और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक डिसाइसिव स्ट्राइक की तैयारी की। इजराइल के लिए यह सर्वाइवल का मिशन था, ईरान के लिए अग्रेशन का एक्ट जिसका जवाब देना जरूरी था। टकराव के लिए मंच तैयार था और दुनिया फॉलआउट के लिए तैयार हो रही थी। इसके कॉन्सिक्वेंसेस मिडिल ईस्ट से कहीं आगे तक गूंजेंगे। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम नाटन्स और फोर्डो जैसी फोर्टिफाइड साइट्स तक फैला हुआ था। दोनों ही यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए सेंट्रल थे। फोर्डो एक पहाड़ में गहराई तक दबा हुआ था, कन्वेंशनल एयर स्ट्राइक्स से लगभग इम्परवियस था। ईरान ने पीसफुल इंटेंशंस का दावा किया, लेकिन सीक्रेसी और हाई एनरिचमेंट लेवल्स ने सस्पिशन को बढ़ा दिया। एनरिचमेंट में यूरेनियम गैस को सेंट्रीफ्यूजेस में घुमाना शामिल है ताकि U-235 कंसंट्रेशन बढ़ सके। पावर प्लांट्स को लो एनरिच्ड यूरेनियम की जरूरत होती है, लेकिन हथियारों के लिए लगभग 90% एनरिचमेंट चाहिए। 2025 तक ईरान ने 60% तक एनरिच किए गए यूरेनियम का ढेर लगा लिया था, जो वेपन्स ग्रेड से बस एक टेक्निकल स्टेप दूर था। वेस्टर्न नेशंस ने इसे न्यूक्लियर वेपन की तरफ एक क्लियर मूव माना। अंडरग्राउंड साइट्स और एडवांस्ड सेंट्रीफ्यूजेस का एग्जिस्टेंस मिलिट्री एम्बिशंस की ओर इशारा करता था। दुनिया के डर अनफाउंडेड नहीं थे। ऑपरेशन राइजिंग लायन। इजराइल का जवाब था ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को क्रिपल करने के लिए एक 3 वेव असॉल्ट। पहली वेव स्टेल्थ F-35 जेट्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट ने एयर डिफेंसेस और रेडार को टारगेट किया। साइबर अटैक्स और जैमिंग ने ईरानियन ऑपरेटर्स को ब्लाइंड कर दिया, मेन स्ट्राइक के लिए रास्ता साफ कर दिया। दूसरी वेव F-15 और F-16 बॉम्बर्स बंकर बस्टर से लैस नतान्स और फोर्डो को टारगेट किया। तीसरी वेव ड्रोन्स और F-35S ने डैमेज का आकलन किया और किसी भी सर्वाइविंग टारगेट्स पर स्ट्राइक किया। गोल ईरान के प्रोग्राम को सालों पीछे धकेलना, कोई भी क्रिटिकल फैसिलिटी इंटैक्ट न छोड़ना। इजराइल जानता था कि सफल होने का उनके पास सिर्फ एक मौका है। ऑपरेशन की प्रेसिजन रीजन के फेट को तय करेगी। ईरान के एयर डिफेंसेस, जिनमें बावर 373 और रशियन S-300 सिस्टम शामिल थे, ने न्यूक्लियर साइट्स के चारों ओर एक प्रोटेक्टिव रिंग बनाया था। फिर भी इजराइल की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने इन डिफेंसेस को ओवरवेल्म कर दिया। ईरानियन रेडार स्क्रीन्स डार्क हो गए या फैंटम टारगेट्स दिखाए जैसे ही इजरायली मिसाइल्स ने कमांड पोस्ट्स पर स्ट्राइक किया। शील्ड टूट गया था। F-15S और F-16S ने फोर्डो और नातान्स पर बंकर बस्टर्स गिराए। ईरान की एजिंग एयरफोर्स ने स्क्रैम्बल किया, लेकिन इजरायली जेट्स ने स्काइज पर डोमिनेट किया। डॉग फाइट्स ब्रीफ और वन साइडेड थे, जिसमें इजरायली टेक्नोलॉजी हावी रही। ईरान ने अटैक को रिपेल करने का दावा किया, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस ने एक अलग कहानी बताई। मेन फैसिलिटीज तबाह हो गए थे और ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को एक बड़ी सेटबैक मिली। दुनिया देख रही थी, यह जानते हुए कि कॉन्फ्लिक्ट अभी खत्म नहीं हुआ था। रिटेलिएशन होराइजन पर मंडरा रहा था। दोनों पक्षों ने जीत का दावा किया, लेकिन रीजन रातों रात बदल गया। इजराइल ने अपने मिशन को सक्सेस घोषित किया, डिस्ट्रॉयड इरानियन फैसिलिटीज की इमेजेस दिखाते हुए। ईरान ने रिवेंज की कसम खाई, प्रॉक्सीज को मोबिलाइज किया और एसिमेट्रिक रिटेलिएशन की तैयारी की। मिडिल ईस्ट अनसर्टेनिटी के एक नए दौर में प्रवेश कर गया, जिसमें एस्केलेशन का रिस्क पहले से कहीं ज्यादा था। स्ट्राइक ने मॉडर्न एयर वॉरफेयर की शक्ति और ओल्ड डिफेंसेस की लिमिट्स को दिखाया। डिप्लोमेसी फेल हो गई थी। यूनिलैटरल एक्शन ने फ्यूचर क्राइसिस के लिए एक प्रेसिडेंट स्थापित किया। ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस को डिले किया गया था, नष्ट नहीं, उसका रिजॉल्व और भी मजबूत हो गया था। ऑपरेशन राइजिंग लायन ने न्यूक्लियर थ्रेट को पॉज कर दिया, लेकिन अंडरलाइंग कॉन्फ्लिक्ट जारी रहा। दुनिया अब इंतजार कर रही थी, यह जानते हुए कि अगला क्राइसिस बस कुछ ही समय की बात थी।